कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर भाग रहा होता है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है एंड हम देखते हैं उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग भी समझ चुके होगे कि बहुत सारे असेसियंस इस बच्चे को मारने के लिए यहाँ पर इसके पीछे पड़े हैं एंड ये जो बंदा है इस बच्चे को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो यहाँ पर व्यक्ति होता है वो यहाँ पर उस बच्चे को अपना यंग लोड बताता है एंड कहता है कि प्लीज यंग लोड आप रोइए मत। अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो यहाँ पर जो असेसियंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड आपको मार डालेंगे। इससे आपकी जो फैमिली की जितनी भी सेक्रीफाइसेज हैं एंड जितने भी लोगों ने आपके लिए जान दी है वो सारी की सारी व्यर्थ में चली जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रोना बंद करें ताकि आप जिंदा रहें। हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो भी चुप हो जाता है एंड ये जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि यंग लॉर्ड आप चुप हो गए, इसका मतलब क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। फिर हम देखते हैं ये जो व्यक्ति होता है वो अपने कपड़े को फाड़ता है एंड एक छोटे से यहाँ पर कपड़े से इस बच्चे का मुंह बंद कर देता है एंड फिर कहता है कि यंग लॉर्ड मुझे माफ करना, मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एंड उस बच्चे को एक डाली से लटका के वहां से भाग जाता है ताकि ये असेसियंस का जो ध्यान है वो अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर सके एंड ये जो बच्चा है उसकी जान बच सके। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐसे ही जा रहा होता है। तभी हम उसके पेरेंट को देखते हैं जो कि अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है एंड जो ओल्ड मैन होता है उस पेरेंट से कहता है कि आखिर तुमने ये सारी जो चीजें है वो बोलना कहाँ से सीखा है। तभी हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो काफी हैरान होता है एंड वो डाली की तरफ देखने लगता है जहां पर वो अजीब सी चीज लटकी होती है। जब वो उसे नीचे उतारता है तो वो एक बच्चा होता है एंड उसके मुंह से कपड़ा हटाने पर वो रोने लगता है। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसे बियाबान जंगल के अंदर किसने इस बच्चे को अकेला छोड़ा, वो भी मुंह से बांध कर। आखिर ये जो छोटा सा बच्चा है जो कि दिखने में केवल 100 दिन से भी यहाँ पर उसकी उम्र कम होगी, वो यहाँ पर ऐसी कैसी चीजों से गुजरा है जिसकी वजह से इसे ये सारी चीजों को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है उस बच्चे को लेकर अपने विलेज की तरफ बढ़ जाता है एंड हम देखते हैं जैसे वो आगे जा रहा होता है तभी यहाँ पर एक बंदा हवा के अंदर से निकलता है एंड उस ओल्ड मैन के साथ में हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन से कहता है कि वेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर वापस से आ चुके हो और एकदम सेफ हो तुम। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि उसे हाथों से इशारा करता है और कहता है कि तुम चुप रहो, देखो मैं अपने साथ में एक बच्चे को लेकर आया हूँ एंड वो बच्चे के बारे में सारी बात बता देता है कि वो उसे किस तरीके से मिला। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि वेल विलेज के अंदर जो तीनों लोग हैं हम लोग उन्हें भी इस बच्चे को दिखाएंगे एंड इसके बारे में बताएंगे। एंड हमें दिखाया जाता है विलेज के अंदर जाने के बाद में उन तीनों लोगों को जो कि दिखने में छोटे बड़े और यहाँ पर एक के बाल बड़े होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पांचों होते हैं उस बच्चे के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि वेल आज के बाद में ये जो लड़का है वो यहाँ पर हमारे साथ में रहने वाला है, तो सभी लोग अपने आप को इससे इंट्रोड्यूस कराओ। अब इन पांचों के ग्रुप में जो एक बंदा होता है उसे थोड़ा मजाक करना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है एंड उस ओल्ड मैन से कहता है कि वेल सुनसान जंगल के अंदर आखिर तुम्हें बच्चे कहाँ से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है इस बात से काफ़ी ज़्यादा ही चिढ़ जाता है एंड उसे कह रहा होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि क्या ये जो बच्चा वो मेरा है। इन बातों को सुनकर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, तुम तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बुरा मान गए। फिर यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर उन सभी लोगों को बता देता है कि हम इस बच्चे को बड़ा करेंगे एंड इसे अपना डिसाइपल बनाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बड़े बालों वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल इस बच्चे को बड़ा करना तो चलो ठीक है, लेकिन इसे डिसाइपल बनाना ये यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरे दोनों हाथ नहीं है तो मैं यहाँ पर इस बंदे को कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, यानी इस बच्चे को। तो यहाँ पर तुम लोग मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। अब इस बात को सुन के हम इस चौथे बंदे को देखते हैं जो कि उस बंदे से कहता है कि वेल है तुम इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो, वो एक बच्चा ही तो है एंड अगर तुम्हें नहीं सिखाना है तो तुम इसे यहाँ पर आराम से भी मना कर सकते हो, तुम्हें इतना भी ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है वो सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है कि तुम्हें इस बच्चे को सिखाना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारा मन है तो सिखाओ, अगर नहीं मन है तो मत सिखाओ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है चौथा वो कह रहा होता है कि वैसे अगर हमने इसे अपनी मार्शल आर्ट को सिखाया तो इससे ये रिवील हो जाएगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो हाँ, ये पांचों को एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता है, ये पांचों क्रिमिनल्स जो कि एक जगह इकट्ठा हो गए हैं ताकि ये जो बड़ा खतरा है उसे टाल सकें, लेकिन इन लोगों को अपनी एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता है। तो ऐसे में अगर ये यहाँ पर अपने एमसी यानी इस बच्चे को यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट सिखाएंगे तो ये रिवील हो जाएगा कि इनकी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर जो चौथा होता है वो ओल्ड मैन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अचानक से हमारी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील करवाना चाहते हो। ओल्ड मैन कहता है कि वेल अगर इस बच्चे को सिखाने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है। इस पर चौथा कहता है कि वेल तुम्हारी बात से मैं भी एग्री करता हूं। एंड हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि वेल चलो यहाँ पर शुरुआत मैं ही करता हूं अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से। वो बताता है कि वेल मैं कोई और नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ जज हूं। तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो ना इस बंदे की यहाँ पर जो उपाधि है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर बड़ी है एंड यहाँ पर इसका जो एक तरीके से रुतबा एंड जो ओहदा है वो मार्शल वर्ल्ड के अंदर उतना ही बड़ा है, यानी लाइफ एंड डेथ को जज करने वाला इंसान। तो यहाँ पर ये वाली जो बात है उसको सुन के यहाँ पर जो बाकी के चारों बंदे होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर एक जो बंदा था मार्शल वर्ल्ड
वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम इतना ज्यादा ऊंचाइयों पर था, लाइफ एंड डेथ जज आज उन लोगों के सामने खड़ा है एज ए क्रिमिनल। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो बताता है कि वेल कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से यहाँ पर है ना मेरे को एक क्रिमिनल बनना पड़ा वगैरह वगैरह। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है एंड वो कहता है कि वेल मेरा नाम याओ जिनिन है। तो यहाँ पर चाइनीज के अंदर इसका मतलब ये होता है कि हवा के अंदर गायब हो जाना। तो जैसा कि हमने देखा ये जो बंदा है वो हवाओं के अंदर यानी कहीं पर भी गायब हो सकता है, तो इसकी ये स्पेशलिटी है एंड इसी की वजह से इसको ये वाला उपाधि मिला है। तीसरा जो बंदा होता है वो कहता है कि ये जो चौथा बंदा होता है, हाँ ये चौथा बंदा होता है जिसे मैंने फोर्थ कहा था, तो ये जो बंदा होता है उसकी यहाँ पर जो एबिलिटी होती है वो यहाँ पर चोरी करने की होती है, चोरी करके यहाँ पर तेजी से भागने की। तो ये बताता है कि वेल मेरे पास में कुछ एबिलिटीज है जिससे कि मेरी प्रेजेंस छुप सकती है एंड मैं तेजी से भाग सकता हूँ, मतलब ऑल ओवर ये एक चोर है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो चौथा बंदा होता है जो कि यहाँ पर ये होता है वो कहता है कि वेल ये एक ब्लैक स्मिथ है और इसे गोल्डन हैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ पर ये ना ब्लैक स्मिथिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी करता है, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स को फोर्ज करता है। फिर बारी आती है पांचवे की, यानी इस लंबे बालों वाले की, लेकिन ये अपना नाम नहीं बताता है एंड ना ही अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है। तो हम देखते हैं जो चारों होते हैं वो वापस से बिजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेकंड होता है यूजेन, वो कहता है कि वेल क्या आपने ये तय कर लिया है कि आप यहाँ पर इसके बारे में मतलब इस बच्चे को यहाँ पर हमारा डिसाइपल बनाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि हाँ मैं इसे यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाऊंगा। एंड फिर वो कहता है कि वेल यही वो बच्चा होगा जो कि हमारे जो मार्शल आर्ट है उन्हें सीख कर ये जो मा फॉरेस्ट है इसे एस्केप करेगा एंड बाहर मार्शल वर्ल्ड के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर ये जो चोर होता है वो कह रहा होता है कि वेल इस बच्चे को देखने से ऐसा लग रहा है कि वेल इसके अंदर सच में काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है, लेकिन क्या इसके अंदर इतना ज्यादा अच्छा टैलेंट है कि हमारी जो चारों की मार्शल आर्ट है उन्हें इनहेरिट कर पाएगा। तो इस बात को सुन के ओल्ड मैन कहता है कि हाँ ये जो बच्चा है वो कोई सामान्य नहीं है, ये पक्का से हमारी चारों की जो मार्शल आर्ट है उन्हें इनहेरिट कर पाएगा और उन्हें अच्छे से मास्टर भी कर पाएगा। अब इस बात को सुन के यहाँ पर जो तीनों चारों होता है उन्हें यहाँ पर ज्यादा विश्वास नहीं होता। तो हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि वेल तुम चारों के चेहरे देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम लोगों को विश्वास नहीं है कि ये बच्चा ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो तुम इस रिंग को देख लो, ये जो रिंग है उस बच्चे की बॉडी के पास में मतलब इस बच्चे के गले के अंदर थी। तो अब यहाँ पर ये जो रिंग होती है उसे ये तीनों चारों एकदम एक दूसरे को दिखाने लगते हैं एंड यहाँ पर इसके बारे में बात करने लगते हैं। इन तीनों चारों को इस रिंग के बारे में कुछ घंटा पता नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है कि ये जो रिंग है वो कोई सामान्य रिंग नहीं है। इस रिंग के अंदर यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत एनर्जी होती तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती थी कि किसी भी इंटरमीडिएट यहाँ पर जो लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है उसे यहाँ आराम से खत्म कर सकती थी। तो अब यहाँ पर ये वाली बात को जानने के बाद में ये लोग इतना अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो बच्चा है वो किसी वेल्थी फैमिली से है जो कि मार्शल आर्ट के अंदर भी बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों के ऊपर थी। तो यहाँ पर इन सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है उसके पास में पक्का से ऐसा टैलेंट है कि इससे ये जो बच्चा है वो आगे चलकर इनके जो मार्शल आर्ट उन्हें सीख भी पाएगा और उन्हें यहाँ पर मास्टर भी कर पाएगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बच्चा होता है उसे नाम देने की बारी आती है। तो ओल्ड मैन कहता है कि वेल आखिर में इसे क्या नाम दूं। तो सभी लोग कहते हैं कि वेल आप यहाँ पर हमारे ग्रुप में सबसे बड़े हो तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से इसे कोई भी नाम दे सकते हो। तो अब उस बच्चे को देखकर यहाँ पर जो मतलब फर्स्ट मास्टर होता है यानी ये जो ओल्ड मैन होता है उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। तो इसकी भी पीछे की एक स्टोरी है। अब ये जो ओल्ड मैन है इसका एक बच्चा था और इसकी दो डॉटर्स थी। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन है वो एक बहुत ही बड़ा फिजिशियन है। तो यहाँ पर किसी काम से ये दूसरी जगह पर गया हुआ था और यहाँ पर पीछे इसके बच्चे को थोड़ी बीमारी हो गई थी एंड ये जब वापिस आ रहा था तो रास्ते में इतनी ज्यादा टाइम लग गया इसको कि इसका जो बच्चा है वो इंतजार करते करते यहाँ पर है ना मारा गया। जब वो वापिस आया तो उसने अपने बच्चे को देखा वो भी मरे हुए। तो वो बताता है कि वेल यहाँ पर वो इतना बड़ा फिजिशियन है लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाया एंड इस चीज का रिग्रेट उसे आज भी है। उसके बच्चे का नाम सुओल था। तो वो कहता है कि वेल अगर तुम लोगों को आपत्ति ना हो तो मैं इस बच्चे का नाम उन सुओल रखूंगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो इसकी बात से एग्री करते हैं। फिर हम देखते हैं यूजेन को जो कि कह रहा होता है कि वेल आप एक बहुत ही ज्यादा बड़े फिजिशियन हो, अगर आप यहाँ पर टाइम पर पहुंच जाते ना तो आप अपने बच्चे को भी बचा सकते थे। आपने न जाने कितने सारे लोगों को यहाँ पर बचाया, तो आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंसान हो। तो जो ओल्ड मैन होता है उस बंदे से कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर मेरे को शुगर कैंडी देने का कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज्यादा लोगों को मैंने बचाया हो लेकिन उससे ज्यादा लोगों को मैंने अपने ही हाथों के अंदर मरते हुए देखा है। यानी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं बचा पाया हूँ। फिर हम देखते हैं और भी बहुत सारी बातें करने लगता है एंड हम देखते हैं ये जो चारों होते हैं इसके बारे में यहाँ पर एक तरीके से डिस्कस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि चलो इन सारी बातों को छोड़ते हैं एंड अब ये जो बच्चा है वो पक्का से हमारा अप्रेंटिस यानी यहाँ पर हमारा डिसाइपल बनने वाला है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये भी कहता है कि वेल वो यहाँ पर अपनी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है वो भी इस बच्चे को एक तरीके से पास ऑन करेगा। अब जैसे ये वाली बात यहाँ पर बाकी लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट को भी पास ऑन करोगे। तो सीक्रेट मार्शल आर्ट कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें कोई भी यहाँ पर है ना पास डाउन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी रिलेटिव यानी जो ब्लड रिलेटेड ब्लड लाइन होता है उसी के अंदर यहाँ पर अपनी जो मार्शल आर्ट उन्हें पास ऑन करता है। लेकिन किसी भी यहाँ पर अनब्लड रिलेटेड इंसान को अपनी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है उन्हें पास ऑन करना ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होती है।
एंड फिर जो यावजेन होता है वो यहाँ पर जो मतलब ओल्ड मैन होता है उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि वेल हमारे पास में ऐसा कोई नहीं है जिसको हम यहाँ पर अपनी जो मार्शल आर्ट है उन्हें पास ऑन करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस जंगल के अंदर ही मरने वाले हैं। एंड अगर हम इस बच्चे को अपनी जो मार्शल आर्ट उसे पास ऑन करते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो मार्शल आर्ट है वो जिंदा रहे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बच्चे को हमारी जो मार्शल आर्ट है उसे यहाँ पर पास ऑन कर देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो भी कहता है कि वेल मैं भी यहाँ पर अपनी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है उन्हें पास ऑन करूंगा। तो यहाँ पर चोर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास में सीक्रेट मार्शल आर्ट भी है? लेकिन मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस चोरी की कुछ 3-4 यहाँ पर ट्रिक्स जानता हूँ एंड इसके अलावा मेरे पास में कुछ ज्यादा नहीं है। ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, तुम्हारी यहाँ पर जो स्टिल टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छी है, यानी छुपने की टेक्निक। एंड मुझे लगता है कि तुम इस टेक्निक को इस बच्चे को आसानी से सिखा भी सकते हो। इस पर चोर कहता है कि वेल अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो चलो ठीक है, मैं इसे यहाँ पर अपनी जो चोरी एंड जो स्टील वाली आर्ट्स है उन्हें यहाँ पर सिखाऊंगा। फिर वो जो चारों होते हैं यानी जो चौथा होता है यानी अपना चोर होता है वो यहाँ पर पांचवें की तरफ देखने लगता है जो कि चुपचाप खड़ा होता है। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना मुंह मोड़ लेता है। तभी हम देखते हैं जो चोर होता है उसके पास में जाता है एंड उसे बच्चे को दिखाता है एंड कहता है कि वेल मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इस बच्चे को यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट को सिखाना है या फिर कुछ और करना है, तुम्हें इसे यहाँ पर रेज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बच्चा हमारे साथ में रहने वाला है तो इसलिए प्लीज इसे हेट मत करो। भले ही तुम इसे प्यार ना कर सकते हो लेकिन इसे बिना बिना किसी बात के यहाँ पर हेट मत करो। एंड इतना कहते हुए उस बच्चे को यहाँ पर जो मतलब अपना फिफ्थ होता है उसे यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ होता है वो यार सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है एंड वो जो बच्चा होता है उसे यहाँ पर एक तरीके से ऐसा रब करने लगता है किटन की तरह। एंड ये जो यहाँ पर सीन है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सो हम देखते हैं यहाँ पर 10 साल के बाद में जो यहाँ पर अपना ओल्ड मैन होता है वो उस बच्चे से कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर ये जो स्क्रिप्चर्स है उन्हें याद करना ही पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर है ना कहीं पर भी खेलने नहीं जाने दिया जाएगा। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वहां से चला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहां पर अपना चोर इंसान आता है एंड वो कह रहा होता है कि वेल 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 मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर तुम्हें वापस से कुछ ऐसा दे दिया है जिसे तुम आसानी से याद नहीं कर पा रहे हो, मैंने सही कहा ना? एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपने छोटे से यूसुअल को जो कि सच में काफी ज्यादा प्यारा होता है। बात को सुनकर अपना हमसी फोर्थ मास्टर से कहता है कि हाँ भी इस चोर को हम लोग फोर्थ मास्टर ही बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर अपना हमसे फोर्थ मास्टर से कहता है कि वेल हाँ यहाँ पर जो मास्टर है उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा दे दिया है जिसे मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि वेल क्या ना जो फर्स्ट मास्टर है यानी वो जो ओल्ड मैन है वो एक स्कॉलर है एंड ये याद करना वगैरह उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर हर कोई उसी की तरह बहुत ही ज़्यादा इजिली सारे स्क्रिप्चर्स को याद कर सकता है। वैसे क्या है ना, एक हमारी कहावत है कि दुनिया के अंदर जो मतलब लोग होते हैं वो जितना ज़्यादा ओल्ड होते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा वरिड होते रहते हैं। फिर वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से एंड यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि फोर्थ मास्टर क्या यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट मास्टर है वो यहाँ पर ना उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या वो जल्दी यहाँ पर मर जाएंगे? तो अभी इस बात को सुन के हम फोर्थ मास्टर को देखते हैं जो कि अपने एमसी की तरफ देखता है एंड उसके ऐसे सवाल पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है एंड फिर कहता है कि वो 800 सालों से जिंदा है, ये खुद को मतलब एक तरीके से हेवन को फूल बनाने जैसा है। तो अब हाँ यहाँ पर उनका जो समय वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अगर तुम उनके लिए कुछ भी करना चाहते हो, अगर तुम उनके लिए थोड़ा सा भी वरीड हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उनकी जितनी भी जो चीज़ें याद करने दी गई हैं उनको यहाँ पर याद करो, इससे यहाँ पर उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर उनके जितने भी कहे हुए काम है उन्हें करते हो तो वो थोड़े दिन के लिए और भी यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। एंड वो और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड यहाँ पर फिर उसे 3 फल देता है और कहता है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि कहता है कि वाओ क्या आप यहाँ पर ये ना बाहर से लेकर आए हो? तो इस बात को सुन के फोर्थ मास्टर बोलता है कि हाँ मैं ये यहाँ पर बाहर से लेकर आया हूँ, यानी विलेज के बाहर से, माँ फॉरेस्ट के अंदर से। फिर यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि बाहर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी है ना, मैं भी विलेज के बाहर जाना चाहता हूँ। तो तभी फोर्थ मास्टर कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर बाहर नहीं जा सकते हो, क्या तुम यहाँ पर भूल चुके हो कि तुम्हारे फर्स्ट मास्टर ने तुम्हें क्या कहा है? तो अपना हमसे कहता है कि नहीं मैं नहीं बोला हूँ, मुझे यहाँ पर जो विलेज है उसे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि यहाँ पर मैं ब्रेक थ्रू ना कर लूँ। तो यहाँ पर जो फोर्थ मास्टर होता है उसे कह रहा होता है कि हम तो जब तक कि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते हो तब तक तुम यहाँ पर जो विलेज है उसे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हो। अब जबकि यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट मास्टर सिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि तुम जल्दी यहाँ पर जो अपना ब्रेक थ्रू उसे कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद में तुम भी यहाँ पर बाहर जा सकोगे। वैसे अगर तुम्हें कितने भी चाहे फल चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर दे सकता हूं, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है और अपना जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर देना है। इस बात को सुन के अपना हमसे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हमारा सीन से होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपना हमसे पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर एक आवाज आती है एंड वो इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होता है।
वो यहाँ पर अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो हम देखते हैं जो फिफ्थ मास्ट होता है वो अपने पैरों से यहाँ पर जो बकरी होता है उसे यहाँ पर घास खिला रहा होता है। अब हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पर आ जाता है एंड कह रहा होता है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। तो फिफ्थ मास्टर कहता है कि नहीं, तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं है जिन्हें मैं अपने अपने हिसाब से कर सकता हूँ, कम से कम मुझे यहाँ पर इतना तो करने दो तुम। तो यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे लिए यहाँ पर ये जो बकरी है उसे पेट कर दो। अपना एमसी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी मान जाता है एंड उस बकरी को यहाँ पर पेट करने लगता है। फिर जो अपना एमसी होता है उस गोट को देखकर बोल रहा होता है कि इसे यहाँ पर है ना बाहर से लाया गया है, मुझे लगता है कि जो बाहर का वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बाहर है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसा बच्चा अगर बाहर जाएगा ना तो वहाँ पर 2 घंटे भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जो अपना टीचर्स है उनकी बात को सुनना चाहिए एंड यहाँ पर जो अपनी पढ़ाई उस पर ध्यान देना चाहिए। अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं समझ गया एंड हम देखते हैं वो काफ़ी जल्दी उदास हो जाता है एंड वहीं पर बैठ जाता है। अब उसको ऐसा उदास देखकर जो फिफ्थ मास्टर होता है उसे थोड़ा अजीब लगता है एंड फिर वो अपने एमसी से कहता है कि मेरे पास में आकर बैठो। एंड फिर जो फिफ्थ मास्ट होता है अपने हमसे से कहता है कि वेल मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी यहाँ पर याद कर लेते हो, लेकिन तुम उसे लंबे समय तक यहाँ पर याद नहीं रख पाते हो, यानी तुम याद तो कर लेते हो लेकिन लंबे समय तक नहीं। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें उससे रिपीट करना है, सोने से पहले 3 बार और उठने के बाद में 3 बार। तो क्या तुम ऐसा करोगे? अपना एमसी इसके लिए हाँ बढ़ता है। फिर हम देखते हैं जो फिफ्थ मास्ट होता है वो यहाँ पर कहता है कि चलो ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे रिपीट करो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्ट होता है वो यहाँ पर अजीब से वर्ड्स बोलने लगता है जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जैसे इन वर्ड्स को सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है उसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें याद ना होना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बार बार इन वर्ड्स को रिपीट कर सकता हूँ। तो ऐसे में हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ मास्टर होता है वो अपने एमसी के लिए उन वर्ड्स को बहुत बार रिपीट करता है ताकि अपना एमसी उन्हें याद कर पाए। तो यहाँ पर आधी रात हो जाती है एंड फिफ्थ मास्टर अपने एमसी से कहता है कि वेल जो भी मैंने आज तुम्हें सिखाया है और जो भी यहाँ पर हमारे बीच में बातें हुई हैं वो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो अपना एमसी भी इस बात के लिए एग्री करता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और 5 साल बीत जाते हैं। हमें 5 साल बाद में अपने एमसी को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं वो किसी हर्ब्स के यहाँ पर जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी हर्ब्स चाहिए होती है और कौन कौन से मेथड को यूज करके ये हर्ब्स यानी मेडिसिन बनती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सोल होता है यानी जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने फर्स्ट मास्टर के सामने ये सारी चीजों को बता रहा होता है। एंड जो फर्स्ट मास्टर होता है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है एंड वो बेड रिडन हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मास्टर होता है वो अपने हमसे से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे अभी तुम्हें सिखाना बाकी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पर जो मेरा नॉलेज है यानी ये जो मेरा ज्ञान है उससे किस तरीके से यूज़ करते हो। मैं यहाँ पर है ना काफ़ी अच्छे दिनों को यहाँ पर ऐसा महसूस कर पाया हूँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है एंड तुमने मेरी सारी चीज़ों को सीख लिया है। फिर वो कहते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर नहीं भी हूँ ना तो तुम अपने जो बाकी के टीचर्स हैं उनकी बातों को हमेशा सुनना। अपने हमसे कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। एंड हमें बाकी टीचर्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के पीछे बैठे होते हैं। फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में सच में बहुत ही ज्यादा कम समय है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर है ना एक तरीके से बैठे हो। फिर वो यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड कह रहा होता है कि वेल मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो कि मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया तुम सभी लोगों को। एक्चुअली में ये जो फॉरेस्ट है जिसे यहाँ पर एस्केप करना नियरली इम्पॉसिबल लगता है, यहाँ से एस्केप करने का एक रास्ता है। ये वाली बात को सुन के यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को क्योर किया है जिनकी अजीब सी बीमारी थी। तो मैंने एक बार ऐसे बंदे को क्योर किया था जो कि चोटी से लेकर एडी तक यहाँ पर पूरी तरीके से हड्डियों से एक तरीके से कवर्ड था। तो उस बंदे को जब मैंने यहाँ पर एक तरीके से मतलब एक तरीके से ट्रीट किया तो उसने बताया मेरे को कि वो इसी माँ फॉरेस्ट के अंदर से एस्केप करने में इस तरीके से घायल हो गया था। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर ये जो माँ फॉरेस्ट है उसके अंदर एक केव है, उसके अंदर एक ड्रैगन रहता है एंड यहाँ पर जो ड्रैगन उसे ऑलरेडी मार दिया गया है। अब उस केव से हम लोग यहाँ पर जो माँ फॉरेस्ट है उससे एस्केप कर सकते हैं। वहीं फुइजिन इस बात को सुन के कहता है कि वेल अगर यहाँ पर एक ऐसी केव जिसके अंदर पहले के टाइम पर एक ड्रैगन रहा करता था एंड अभी वो ड्रैगन मारा भी जा चुका है तो भी यहाँ पर उस केव के आसपास में बहुत ही ज्यादा ओरा से यहाँ पर वो जो जगह है वो फील्ड हो चुकी है। एंड जहाँ पर इतना ज्यादा ओरा होता है यानी एक ड्रैगन के मरने के बाद जो ओरा फैलता है उसकी बॉडी से, वहां पर या तो तालाब होता है या फिर एक वोल्केनो होता है। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि हम में से कोई भी सियोल को छोड़ के यानी अपने एमसी को छोड़ के वो यहाँ पर वो जो केव है उसे एस्केप कर सकता है यानी इस माँ फॉरेस्ट से
एस्केप कर सकता है उस केव के थ्रू। तो इस बात को सुन के फर्स्ट मास्टर भी एग्री करता है और कहता है कि हाँ, हम लोगों का तो यहाँ पर है ना मरना तय लिखा है इस माँ फॉरेस्ट के अंदर ही, लेकिन यहाँ पर जो सूल है वो हम सभी लोगों से डिफरेंट है, वो यहाँ से एस्केप कर सकता है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर है ना इसका एस्केप करने में मदद करो। तुम लोग यहाँ पर जब ये पूरी तरीके से ऐसा हो जाए, मतलब एकदम अच्छा हो जाए मार्शल आर्ट के अंदर, तो इसे यहाँ पर लीड करना एंड इसे बताना कि ये किस तरीके से ये जो फॉरेस्ट है उसे एस्केप कर सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने हमसे से कहता है कि वेल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो अपना हमसे कहता है कि हाँ बताओ मुझे, आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हो। तो फिर जो फर्स्ट मास्टर होता है अपने हमसे को यहाँ पर ची के बारे में बताता है, यानी एनर्जी के बारे में बताता है कि तुम एनर्जी को किस तरीके से मास्टर कर सकते हो और फिर किस तरीके से मास्टर नहीं कर सकते हो। इसके बाद में हमें ये भी पता चलता है कि जो फर्स्ट मास्टर है यानी उसे किस तरीके से क्रिमिनल बना दिया गया था एंड उसे इस माँ फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया गया था। तो एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि यहाँ पर जो अपना फर्स्ट मास्टर है उसने एक बंदे को, यानी एक जो मार्शल आर्टिस्ट है जो कि उसके पास में ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था, उसके यहाँ पर अपने फर्स्ट मास्टर ने कीगोन निकाल लिया था। अब यहाँ पर जो कीगोन होता है वो मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है उसे बॉडी के अंदर और बाहर जाने के लिए अलो करता है या फिर एक तरीके से फ्लो होने के लिए अलो करता है। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट मास्टर उसने वही चीज को निकाल लिया था, उससे क्या होती है हमारी उम्र भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मास्टर है उसने वो कीगोन अपनी बॉडी के अंदर डाल लिया था, जिसकी वजह से उसका बहुत ही ज्यादा उम्र बढ़ गया था, लेकिन फिर उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था एंड उसे यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया गया था। तो यहाँ पर अपने एमसी को बता रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर है ना एक कीगोन और निकालना है ताकि तुम अपनी बॉडी के अंदर उसे फिट कर सको जिससे कि तुम्हारी उम्र बढ़ सके। तो अपना एमसी भी इस बात के लिए एग्री करता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर वो और भी बहुत सारी बातें अपने एमसी को बता रहा होता है। वो अपने एमसी से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस फॉरेस्ट से एस्केप करना होगा एंड यहाँ पर जो मेरी डॉटर्स हैं अगर वो यहाँ पर बुरी हालत के अंदर हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ पर उनकी मदद करो एंड उन्हें यहाँ पर हर तरीके से मतलब एक तरीके से ठीक करो, उन्हें अच्छी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मेंटली वगैरह जो भी यहाँ पर तुम कर सकते हो। अगर मेरी डॉटर किसी प्रॉब्लम में हो तो तुम यहाँ पर उनको एक तरीके से सपोर्ट करो। तो ठीक है, तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ पर जो अपनी आखिरी सांस है उसे आराम से ले पा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं इसके बाद वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले लेता है, जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर है ना उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है यानी अग्नि संस्कार। एंड हम देखते हैं वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो बस